जिस तरीके से विपक्ष ने लगभग 22 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं इस वक्फ कानून को लेकर के, किस तरीके से अमेंडमेंट हुआ है और क्या-क्या फायदे हैं इस अमेंडमेंट के अंदर? देखो, अमेंडमेंट से पहले जो आप 22 याचिकाएं बता रहे हैं, केवल दबाव बनाने के लिए विपक्ष ये कर रहा है कि हम संख्या में ज़्यादा हैं तो चलेगी हमारी। क्या संसद ने जो कानून बनाया, क्या वो सही है या गलत है? देश की सबसे बड़ी संस्था संसद है, न्याय का मंदिर या कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था, उसके बाद भी वो गलत है। ये कानून नहीं मानेंगे। इनके हित में कोई कानून होगा तो ठीक है, इनके अहित में हो गया तो गलत हो गया। सरकारी संपत्तियों पर कब्जे करके बैठे थे, जिसकी मलकियत इनके पास नहीं, कागज दिखाएंगे नहीं क्या? कहते हैं कि बहुत पुराने पेपर्स हैं, हमारे पास संपत्ति के पेपर्स नहीं है। कितने पुराने, जब पृथ्वी यहाँ बनी नहीं थी उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। जब पृथ्वी बन गई, खतौनी बन गई, बनाने वाले भी तो यही थे। जब सभी के पास कागज है, क्यों इनके पास कागज क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि सरकारी जमीन पर कर रखे हैं। कब्रें खुद रही हैं, तो उसमें कुत्ते की भी लाश नहीं निकल रही है। बता रहे हैं कब्र है, किसकी कब्र है ये पता नहीं, कौन मर गया ये पता नहीं, कौन था कुछ पता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी वो पेपर्स फाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। इसी चीज़ को देखते हुए जो है कश्मीर में दंगे हुए। इतने दंगे नहीं हुए लेकिन वहाँ पे भी जो है आपस में कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और बंगाल में आप देख रहे होंगे हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। देखो, दंगे कराता कौन है? इनकी जो नेता हैं यही दंगे कराते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं। कानून को अगर सही तरीके से सब लोगों के पास पहुंचाया जाए तो क्या ये किसी निजी संपत्ति पर कब्जा करने की है? कब्जा छुड़ाने के लिए कानून बनाया गया है। ये सब लोगों के हित में, ऐसा नहीं है कि हमारे हित में है, सबके देश के हित में है। तो देश के हित में है या अहित में है ये सब लोग? बताओ आप। तो कहीं ना कहीं जो ये सिचुएशंस खड़ी कर रहे हैं तो देश हित में नहीं कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। नेता भ्रम भ्रम पैदा कर रहे हैं सब मुसलमानों के अंदर कि आपकी जमीन ले लेंगे, आपका घर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? जिसकी मलकियत जहाँ पर है, उसको कोर्ट जाने का अधिकार है, कैसे कब्जा ले लेंगे? ऐसे तो फिर हर कोई किसी न किसी उस पर कब्जा कर बैठेगा। इधर भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैला करके दंगा करा रहे हैं। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट हुई है इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको है? देश को। देश को। हाँ। लेकिन जो भ्रम फैला रहे हैं कि इससे तो मुस्लिमों के गर्दन पे तलवार रख दिया है, दोनों दर्जे का नागरिक बना दिया उनको, आगे आगे जो है गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा राइट्स दिए। मैं कह रहा हूँ कैसे? किसी की नौकरी छीन ली, किसी का घर छीन लिया, बताओ क्या? किसी कानून में पारदर्शिता लाना या किसी कानून में सरकार का दखल बढ़ाना या किसी कानून को इसलिए सरल बनाना किसी को अपील का अधिकार मिल जाए तो गलत है? बताओ, गलत है? किसी कानून को जटिल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ये गलती थी कि ये वक्फ का मतलब है दान। को दान किस तरीके से दिया जाता है, दान कोई स्वीकार करेगा, दान को लेगा, ये धक्कापेल चल रही है। कहीं भी खाली जगह मिली, चद्दर डाली, कब्जे हो गए, वक्फी जमीन होगी कुछ दिन बाद। बस कागज पूछ लो, मलकियत है नहीं, सरकारी जमीन है। ये गलत हो रहा है। क्या लगता है इतने सालों से वक्फ था हमारे देश में और लगभग वक्फ का काम ये होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा हैं, उन सभी का विकास करना। डेवलपमेंट के नाम पर आप क्या देखते हैं? देश में तो देखो, आप डेवलपमेंट के नाम पर तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, लेकिन मैं सर्वप्रथम कहना चाहूँगा, जो देश में संविधान 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 के नाम पर जो लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं हम देश संविधान से चलेगा, संविधान के तहत ही ये जो कानून है वो पारित हुआ है, राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ। लेकिन उसी संविधान की दुहाई देने वाले वो कहाँ भूल जाते हैं जब जम्मू कश्मीर में दंगा करते हैं, जब बंगाल में वक्फ के नाम पर दंगा करते हैं। भाई, जब संविधान की बात करते हो तो संविधान से ही लड़ो ना। आज संविधान कहता है आप इसमें अपील में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, और उसी संविधान के तहत ये कानून पास हुआ है। तो ये लोग सिर्फ राजनेता अब सरकार में तो आ नहीं पा रहे हैं। अब ये कोई ना कोई तो मुद्दा, जैसे सीएए, एनआरसी हो गया, कोई तो मुद्दा लेंगे सरकार में आने के लिए कि ये हमें वोट करें। अब ये नया मुद्दा मिल गया इनको वक्फ का। वक्फ से कहीं किसी का नुकसान नहीं है, यह कब्जा छुड़वाने का कानून है, ना कि किसी के अवैध कब्जा करवाने का कानून। लेकिन जो कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनका कहना ये है कि जब हमारी सरकार आएगी, हम तो दुआ करते हैं कि हमारी सरकार आए और इस वक्फ अमेंडमेंट को जो है खत्म कर देंगे, जो कानून बनाया है इसको हटा देंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। वो भी संविधान है। देखिए, आप मेरी बात समझिए, वो भी संविधान से अगर करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि वो ऐसा बंगाल जैसा हाल उत्तर प्रदेश में या अन्य दिल्ली में करके इस कानून को खत्म कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आने वाले समय में उनकी सरकार आती है तो वो ऐसे ही इसी प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में पारित करे, संविधान से चले ना। अब लेकिन वो ये मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं बंगाल में, उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये कांग्रेस के सांसद हैं और सुनियोजित तरीके से ये दंगा फैलाया जा रहा है कि किसी तरीके से भी बस देश में अपनी सरकार बनाई जाए। अगर ये लोग संविधान से चलने वाले होते तो मैडम ये कहीं दंगे हो ही नहीं रहे होते। ये संविधान से नहीं, ये देश को शरीयत के अनुसार चलाना चाह रहे हैं और हम ऐसा चलने नहीं देंगे। आप कुछ कह रहे हैं? जो इमरान मसूद जी की आप बात कर रहे हैं, इमरान मसूद जी वो हैं जो कहते हैं पुलिस हटा दो, हिंदू काट देंगे।
ये इमरान मसूद जी हुए, ये पहले से दंगा कराने इनका दिमाग वही है, क्रिमिनल है, आपराधिक हैं ये। तो इनकी इनकी सुननी नहीं है किसी को भी, जो भी इस चैनल को देख रहा किसी को सुननी नहीं है इनकी। हालांकि जो कुछ मुसलमान तबका है वो खुशी मना रहा है कि मोदी जी ने जो कहा था, उम्मीद उम्मीद को एक उम्मीद मिल गई, उम्मीद नाम दिया गया है इस वक्फ अमेंडमेंट को और इस कानून को, वो खुशी मना रहे हैं। लेकिन जो अलग हैं, जिनके पास जो बड़े बड़े मुतवल्लीज हैं, जो चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि उनको उन्होंने खरीद लिया है, लालच दिया, इस तरह की बात कर रहे हैं। मैडम, ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको किसी प्रकार की नॉलेज है ही नहीं। जो भी पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो भी जानता है इस कानून के विषय में, जिसने पढ़ा है, जो पढ़ सकता है, आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप गूगल पे सब कुछ पढ़ सकते हैं, जो पढ़ा है वो मुसलमान तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो जिनको ज्ञात नहीं है और वो इन नेताओं की बातों में आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित रखते हैं, जो संबंध रखते हैं, चाहे वो टीएमसी से रखते हो, कांग्रेस से रखते हो, अन्य पार्टियों से, वो ही लोग विरोध कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, अच्छा खास के कमा रहा है और उसको इसके बारे में पता है, वो अपने चुपचाप से अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो अनपढ़, जाहिल और जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो ही कर रहे हैं ये काम। मुर्शिदाबाद में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, प्रदर्शन तो नहीं कह सकते इसको, जो लोगों के घर जला रहे हैं, पीने के पानी में जहर मिला रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है 15 से 16 साल के बच्चे हैं, जो कि लड़के हैं, इस तरीके से दंगा फैला रहे हैं वहां पर। ये भी तो ये कानून का ये एक हिस्सा है कि 16 साल से कम के बच्चे से क्राइम कराओ और उसके बाद आपको भी ये क्या ज्ञात होगा 3 साल तक की सजा होती है, चाहे वो अपराध किसी प्रकार का हो, चाहे वो किसी का मर्डर कर दे या किसी को गोली मार दे। तो उसी कानून का फायदा उठाकर वो 16-16 साल के, 15-15 साल के बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं और उनसे बरगलाकर क्राइम करवाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, केंद्र सरकार से मांग करता हूं, तत्काल प्रभाव से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर नहीं लगाया गया तो इसी प्रकार से हिंदू जो संप्रदाय है वहां का, वो मरता रहेगा और ये लोग अन्य पार्टी वाले रोटियां सेकते रहेंगे। कानून की जो ज्ञाता हैं, मैं तो ये कहता हूं, जो मुसलमान जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई हैं, वे सब इस कानून को पढ़कर अपने क्षेत्रों में जाकर सभी को बताएं कि इस कानून से कहीं भी किसी प्रकार का किसी मुसलमान का अहित नहीं हो रहा, सबका लाभ ही हो रहा। लेकिन कुछ जो मुसलमान हैं, जो बड़े बड़ी पार्टियों में हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मदनी साहब है, वो कह रहे हैं कि वक्फ बचाओ अभियान चलाएंगे और इसके तहत जैसे बिल्किस बानो का केस हुआ था 1985 में, उस तरीके से जन जन को हम समझाएंगे कि इस बिल से आपको कितना नुकसान है। सबसे बड़ी चीज़ आप मुझे ये बताइए कि इस बिल में सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट हुई है, मुसलमान तबके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा मैं आपको बताऊं, फ़ायदा सर्वप्रथम यही है कि जैसे हमने कई हद तक हमने पढ़ा है, कई हद तक अभी इसके हम चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन जितनी भी हमने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा गया है, जो गरीब तबके का जो मुस्लिम है समाज है, उस तक इस बिल का फ़ायदा पहुंच रहा है। वो इस तरीके से पहुंच रहा है, जो भी सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से वक्फ पे की संपत्ति जो कब्जा कर रखा था, अब इस अमेंडमेंट से जो गरीब तबके का मुस्लिम समाज है उसको कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। सभी जो मुसलमानों की बात होती है, जिस लिए वक्फ बना था, वो ये सरकार करके दिखाएगी। इसमें जो भी स्कैम खुला है कि अतीक अहमद ने वक्फ की संपत्ति पे कब्जा कर रखा था, कुछ लोगों ने किराए पे दे रखी, तो वक्फ का सही उपयोग अब होना शुरू होगा। अब तक तो दुरुपयोग हो रहा था। जो मुल्तवी आप कह रहे हैं, जो इसके केयर टेकर थे, वो इसका किराया भी खाते थे, वो इन्हें बेच भी देते थे, चले जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा चल रहा था। अब इनकी जवाबदेही तय हुई है। उसका किसी यतीम का, किसी गरीब के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता था, पर्सनल यूज में लगते थे सब। किराया आ रहा है तो वो जो मुतवल्ली होते थे वो अपना किराया उसको एंजॉय वो कर रहे होते थे। कायदे में तो ये इसलिए था ना कि भाई कम से कम गरीब का कुछ लाभ हो, उससे वो पैसा किसी को दिया जाए, तो वैसे तो नहीं होता। मुस्लिम है जो इसका विरोध करे, उनका कहना है कि इसमें गैर मुसलमानों को एंट्री दी जा रही है, उनको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। किसकी एंट्री हो गई गैर मुस्लिम की? ये हिंदुस्तान सभी का है, पहली बात तो, ठीक है जी। और एंट्री किसी की अलग से किसकी एंट्री हो गई बताओ? ये तो थोड़ी लोग आए हैं, कहीं बाहर से थोड़ी ना आ गई। ट्रस्ट की कहाँ से एंट्री होगी? ट्रस्ट को तो इन्होंने, मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, इनका वक्फ का जो था बहुत बड़ा रोल रहता था उसको अपने हिसाब से चलाने में। मुसलमानों के, मैंने आपको बहुत पहले अभी भी बताया था, मुसलमानों के द्वारा क्रिएटेड करा हुआ ही कोई ट्रस्ट है, उसके ऑब्जेक्टिव कुछ हो रहे हैं, ठीक है। उसमें इंटरफेरेंस वक्फ बोर्ड की रहती थी, ठीक है, तो वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते थे, अपने हिसाब से चला ही नहीं पाते थे। मैं अपने ऑब्जेक्टिव पूरे ही नहीं कर पाता था क्योंकि उनका इंटरफेरेंस रहता था। अब मुझे इंडिपेंडेंस मिलेगी, मैं अपने हिसाब से कर पाऊंगा काम, तो मैं भी अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाऊंगा और वक्फ जिसके लिए बना है, जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं, वो भी उसे पूरा कर पाएंगे। पहले इंटरफेरेंस रहती थी और राजनीतिकरण होता था इसका। देखिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की भी बात की गई है और कहा गया है कि जिस तरीके से वक्फ में जो बदलाव हुआ है, उससे पशमानदा जो गरीब मुसलमान है, महिला है, बच्चे हैं, अनाथ है, उन सभी को फ़ायदा दिया जाएगा। क्या देखते हैं आप इस वक्फ कानून में? ऐसा क्या है जो विपक्षी पार्टियां जो है अलग हो गई हैं और इस कानून का विरोध कर रही हैं?
देखिए, सबसे पहले जो फ़ायदा जो गरीब तबका है, जहाँ महिला है उसमें बच्चे हैं, या जो इसमें ओबीसी जो आते हैं जिसमें आप पासमानदा कह रहे हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। इसका उनका जो है इसमें उन्हें फ़ायदा ऐसे पहुंचेगा कि पहले हजारों एकड़ संपत्ति को जो है चंद रुपयों में किराए पे दे दिया जाता था। ये कौन करते थे? मुतवल्ली करते थे, ठीक है। और ये देते गिने थे अपने ही खास लोगों को देते थे। और ये लोग वही हैं जो आज, चाहे वो संसद में बैठे हैं या देश की किसी भी विधानसभा में बैठे, जो बैठ के विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग थे जो उन्हें करोड़ों रुपए की संपत्ति कुछ हजार रुपए में किराए पे दे दी जाती थी। वो संपत्ति किसे मिलेगी? संपत्ति अगर यूज़ करने का राइट किन्हें मिलेगा? जो गरीब मुसलमान हैं उन्हें मिलेगा। तो ये उनका अपलिफ्टमेंट है, ये सबसे पहले ये। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी, तो जो इसमें नॉन मुस्लिम जो इसमें ऐड किए हैं, चाहे सेंट्रल वक्फ हो या स्टेट वक्फ हो या ट्रिब्यूनल हो, तो उसमें दो जो है गवर्नमेंट के वो रहेंगे। अब वो, हाँ, अब वो क्या है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक से हो, कि हज़ारों की संपत्ति आप उसे केवल चंद हज़ार रुपए में किसी को नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूड है। क्या कहेंगे जिस तरीके से वक्फ के नाम पर देश में हिंसा की जा रही है? बंगाल की बात मैं कर रही हूँ, मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं और हिंदुओं का पलायन स्टार्ट हो गया है, वहाँ से करीब करीब 500 लोगों ने पलायन कर दिया है। उस पर आपकी क्या राय है? मैम, इसमें 80 to 90% मोमडन्स को तो यही नहीं पता कि हाँ भाई ये वक्फ बोर्ड पे जो ये विवाद हुआ है, या फिर या फिर जो ये अमेंडमेंट पास हुआ है, इसमें है क्या। बस ये मैम राजनीति है, एक भड़काना। जिन्हें नॉलेज नहीं है उन्हें भी बस भड़काना कि हाँ भाई हमारे अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है। नॉलेज प्रॉपर किसी को नहीं है इस चीज़ की। जिस तरीके से विपक्ष ने दलील दी है और याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं, किस तरीके से चुनौती दे सकते हैं वो इस कानून को? देखिए, चुनौती देने की बात जहाँ तक है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी इस टाइम सरकार बिल्कुल स्ट्रांग है। और अगर कार्यपालिका काम कर रही है तो विपक्ष को जो है वो बिल्कुल साथ आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो हमारे लिए, अपने लिए नहीं है, हमारी देश की संपत्तियों के लिए है। ऐसी संपत्तियां जो बेनामी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, या किसी की ऐसी संपत्तियां हैं जो कि किसी भी दान खाते में दे दी जाती हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ हो जाता है। तो उस मिसयूज़ को रोकने के लिए वक्फ कानून लाया गया। अब तक क्या हुआ है, क्योंकि हमारे देश में 75-76 सालों से वक्फ बना हुआ है और वक्फ के नाम पे कई बार चैरिटी भी दी गई है, ट्रस्ट बना हुआ है। क्या क्या किया है अब तक वक्फ ने आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, केवल ज़मीन घेरने के बाद और उसके बाउंड्री लगाने के बाद अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। या कब्रिस्तान है या मस्जिद है या मज़ार है, मज़ार के लिए भी कहा गया कि मज़ार तो अवैध है, वो तो हराम है। किसी भी कानून में मज़ार को वैलिड ही नहीं कहा गया, ना हदीस में कहा गया, ना कुरान में कहा गया। तो उन्होंने आखिर ये मज़ार बनाई कैसे? ये वक्फ की संपत्ति का के नाम पर उस संपत्ति का केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ उसका दुरुपयोग ही है। ये जो मौजूदा सरकार है, ये जो बिल लेकर आई, कानून बनाया जिन्होंने, उसको जो है अखिलेश यादव कह रहे कि सरकार की नीति और नीयत दोनों ही खराब हैं। कहीं ना कहीं वो लगातार जो है मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो एनआरसी सीए की बात हो, या फिर धारा 370 की बात हो। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रहार किया है। जी बिल्कुल, उनका प्रहार करना एक अपनी जगह एक अलग राजनीति है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर उन्हें राजनीति से उठकर बोलना चाहिए, ऊपर उठकर बोलना चाहिए कि राजनीति हर वक्त नहीं देखी जाती। कि अगर कहीं पर देश का हित में जा रही है तो देश के हित की बात सोचनी पहला धर्म है किसी भी नेता का, किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का। अगर पार्टी का कार्यकर्ता ढंग से काम करेगा या पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से बोलेगा, अपनी केवल एक साजिश ना हो, कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, तो इसमें तो कॉन्स्पिरेसी साफ साफ दिखाई देती है कि आखिर वो आपका विरोध क्यों किया गया। हमारे जो पक्ष में है वोट बहुत कम पड़े, जबकि वो जो लोकसभा है या हमारी पार्लियामेंट है वो प्रॉपर काम कर रही है। जब काम कर रही है तो उसे काम करने नहीं दिया जाता। आखिर ऐसा रोका जाएगा तो देश तरक्की कैसे कर पाएगा? देश तरक्की नहीं कर पाएगा तो ऐसे हम बहुत सारी उलझनों में ही फंसे रहेंगे। हमारा देश ऐसे का ऐसे वहीं का वहीं विकासशील रह जाएगा। विकसित कब होगा? हमें राजनीति में या किसी धर्म में या किसी संप्रदाय के अंदर उलझकर अपने आप को खराब नहीं करना है। जैसे विपक्ष बोल रहा है कि ये जो कानून है असंवैधानिक तरीके से लाया गया है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दोनों सभाओं में पास हुआ, राष्ट्रपति की मोहर लगी, ये तो संवैधानिक है, ये विपक्ष बार बार असंवैधानिक बोल क्यों रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज को असंवैधानिक बताया जाए। पहले भी आपने देखा सीए, एनआरसी और बहुत सारी चीजें,
लेकिन वो पास हुई और वो लागू भी हुई, चाहे कितना भी विरोध हुआ। हम देखते हैं कि कई बार नई चीज़ें आती हैं तो पहले उसका विरोध ही होता है, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को माना जाता है और वो हालात के अंदर ढल जाती है और फिर उसे समाज एक्सेप्ट कर लेता है। शुरू में हमें दिक्कत लगेगी इसे एक्सेप्ट करने में, लेकिन ये डेफिनेट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि अगर इसको लागू किया जाए तो हमारे देश का हित ही होगा, इसमें अहित की बात कोई भी नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, कानूनी सलाहकारों से लगातार हमने बातचीत की। वक्फ बोर्ड जिस तरीके से अपना कानून बन चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है, उसके बाद जिस तरीके से विपक्षी खेमा, विपक्षी दल, जो पार्टियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने पहुंची है, उस पर कानूनी सलाहकारों की हमने राय जानने की कोशिश की। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।